बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लॉयर्स, रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर्स, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको मंजिल दे, आमीन। आज 9th लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर का और आज हम डेफिनेशंस को ख़त्म करने जा रहे हैं। और यकीन जानिए मेरा मानना है कि सब कुछ है ही डेफिनेशंस, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं उसके पीछे मैंने लॉ ऑफ एविडेंस की जूरिस्प्रूडेंस भी आपको करवा दी। जूरिस्प्रूडेंस करवाने का मतलब ये है कि अब जो बाकी कानून शहादत ऑर्डर है ना, वो आपके लिए बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे CRP का शेड्यूल 2 है, जहाँ से देख लेते हैं कि कोई ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। सिमिलरली सारे कॉन्सेप्ट इन डेफिनेशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी और इसके बाद जो है वो आपके लिए आगे पढ़ना कोई इशू नहीं होगा। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आगे हम स्पीड अप की भी करेंगे ना, इसको स्पीड अप भी करेंगे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, आज हमने जो है वो डेफिनेशन पढ़नी है ऑटोमेटेड और सर्टिफिकेट की। ये जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये है कि बाकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं और उन डेफिनेशंस को कौन से लेक्चर में हमने किया, वो आगे ये एक डिटेल है कि पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन का था, दूसरा प्रेम्बल का, तीसरा शॉर्ट टाइटल और चौथा कोड की डेफिनेशन। इसको आप देख लें, अगर आप उनको गो थ्रू करना चाहें तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, आज हमने डेफिनेशन पढ़नी है ऑटोमेटेड और सर्टिफिकेट की। किसकी? ऑटोमेटेड और सर्टिफिकेट की। अच्छा, इसको करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एक ट्रेंड आया कि जब ऑनलाइन बिजनेस का काम शुरू हुआ, जब ऑनलाइन इंटरनेट आ गया, ठीक है। मैं आपको एक पिक बताता हूँ, मैंने आपके लिए एक पिक रखी थी, ये देखें। जैसे आज का दौर देखें आप कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम पैसे भेज रहे हैं, हम बुकिंग कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी तो एक ऑनलाइन जो है वो एक बिजनेस है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। अच्छा, जब कानून शहादत ऑर्डर बना था तो उस वक्त तो ये चीजें नहीं थी, 1984 में। तो उस वक्त ये डेफिनेशंस भी नहीं थी, ठीक है। ये फिर जब एक यानी इसका एक ट्रेंड चला और ये ऑनलाइन इंटरनेट आया और उसके बाद इस तरह से लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया, तो वो भी तो एक बिजनेस था, उसमें भी तो एक डिस्प्यूट पैदा हो सकता था। तो उसके लिए भी फिर एक लॉ चाहिए था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2002 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जारी किया। और मकसद क्या था कि कल को अगर दो लोगों के दरमियान डिस्प्यूट पैदा होता है तो जो है वो क्या कहते हैं, उस डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए अगर वो कोर्ट में आते हैं तो उसको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ये देखें मैंने ना यहाँ निकाल के भी रखा है ये है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। अच्छा, ये लॉ तो बन गया, ठीक है। इसके तहत कोई कोर्ट भी होगी जो इसको सुन भी रही होगी, लेकिन इसके तहत एविडेंस को कैसे डील किया जाए, ये भी तो एक इशू था ना। तो फिर जिस दिन इसको बनाया गया, साथ ही क्या करना पड़ा, कानून शहादत ऑर्डर को भी अमेंड करना पड़ा। किसको? कानूनी शहादत ऑर्डर को। और उसमें किसकी डेफिनेशन डालनी पड़ी, ये 21E और F भी डालना पड़ा। और इसके अलावा ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखें, ये मैंने सारा आर्टिकल 30 में अमेंडमेंट करनी पड़ी, ठीक है। आर्टिकल 46A ऐड करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है क्या कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से मुराद ही क्या है, डिक्लेयर्ड फैक्ट, कोडिफाइड फैक्ट। अदरवाइज उसके बारे में एविडेंस ही नहीं आ सकता। अब तो आपको इतना पता है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक जो था ट्रांजैक्शन, उसके बारे में एविडेंस कब आता, जब तक कि ये आर्टिकल 30, 46A वगैरह ना आते जो ये कहते हैं कि वो भी अब रेलिवेंट है और उस पर भी जो है वो एविडेंस जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, इसके अंदर भी जो है वो क्या की गई है, चेंजिंग की गई है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 73 जो है
उसको भी जो है वो क्या किया गया है, उसको भी अमेंड किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अब अगर हम इनको पढ़ेंगे एंड पे, लेकिन आप देखें इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट की वो टर्में यूज़ हो रही हैं, ये जो मैंने रेड की हैं, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, और कहीं पे व्हाट्सएवर। तो अब फिर कानून शहादत ऑर्डर में इन डेफिनेशंस को क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। तो अब आपको पता चला कि हम ये डेफिनेशंस क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हम ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट के ऊपर अप्लाई तो कानून शहादत ऑर्डर होना है। तो चूंकि वो इन हो गया, उसकी प्रोविजंस आ गई, तो उन प्रोविजंस के अंदर कुछ टर्म्स थी, उनको डिफाइन करना था। तो उनको डिफाइन करने के लिए फिर कानून शहादत ऑर्डर में वो जो था ऑटोमेटेड और सर्टिफिकेट, ये वाली टर्म जो है इसके अंदर क्या की गई, वो ऐड की गई। तो अब आपको समझ आ गई मेरी बात की। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। ले जी, सबसे पहली डेफिनेशन है ऑटोमेटेड की। ऑटोमेटेड मीन विदाउट एक्टिव ह्यूमन इंटरवेंशन। पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है कैसे पैसे जा रहे हैं, कैसे पैसे आ रहे हैं। ये पीछे बिहाइंड द सीन खुद ब खुद, ऑटोमेटेड का मतलब खुद ब खुद वो जो है वो जनरेट कर रहा है, खुद प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर ना पीछे। जो वो है, मसलन आपको पता है एटीएम किस चीज का एब्रीवेशन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड यानी खुद ब खुद ही जो पैसे गिनती है और आपको क्या करती है, उसके बारे में रिस्पॉन्स देती है। तो ऑटोमेटेड का मतलब है खुद ब खुद। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं, ये खुद कार से मुराद ये है, आपने सिंपल फ्रंट एंड पे आपने एक कमांड देनी है, और बैक एंड पे वो क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो आपको उसके बारे में बिल्कुल जो है वो कोई खबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अपना डेबिट कार्ड या अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बस ट्रांजैक्शन करना है, और पीछे वो सारा का सारा जो है वो होता चला जाएगा। अच्छा, ये देखें, ये भी एक मैंने बनाया है आपके सामने पे, ये भी एक यानी सिस्टम है ना, कि वो क्या कहते हैं, सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम जो है वो आपस में क्या है, जुड़ा है। कहीं पे डाटा सेव हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे बैठ के वो यूज कर रहा है कंप्यूटर को, और ये वो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, ये जो लाइंस वगैरह हैं जिसके तहत जो है इसको क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या इंफॉर्मेशन और डाटा। इंफॉर्मेशन और डाटा क्या है? इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट मैसेजेस, डाटा, वॉइस, साउंड, डाटाबेस, वीडियो, सिग्नल्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कोडिंग, कोड्स इंक्लूडिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई है। वैसे आपको मैं इंफॉर्मेशन और डाटे में फ़र्क बता दूं। जो डाटा होता है वो रॉ मटेरियल होता है, वो कंप्यूटर की फॉर्म में भी हो सकता है। कंप्यूटर की फॉर्म कौन सी होती है? बाइनरी कोड, वन वन और ज़ीरो, ठीक है। हमने कभी अगर किसी ने मैथ में भी पढ़ा होगा ये वाला ना, बाइनरी कोड, यहाँ सास दो का निज़ाम, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिस्क्राइब्ड, अरेंज्ड और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है। तो इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जो कि आपकी लैंग्वेज में है और जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। और डाटा क्या होता है? बिहाइंड द सीन जो चीज़ चल रही होती है, जिसको कंप्यूटर खुद से अपनी लैंग्वेज में जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, उसको डाटा बोलते हैं। एनीहाउ, आपको इंफॉर्मेशन की भी समझ जो है वो आगे डेफिनेशन की। अभी आपको ये डेफिनेशन समझा रहा हूँ, और जब जाके आपको वो आर्टिकल पढ़ाऊंगा जिसमें ये टर्म यूज हुई है, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा समझ आएगी। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, जनरेटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, रिप्रोड्यूसिंग, डिस्प्लेइंग, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका नोटपैड हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए आप एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, उसको करने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए। आप इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं चाहता हूँ जब आप बुक खोलें तो आपको ये ना लगे कि ये टर्म, ये जो 2 टर्में हैं, इसके बारे में कोई बुक भी मुझे नहीं मिल रही, कोई नॉलेज भी मुझे नहीं मिल रहा, तो आप कन्फ्यूज़ ना रहें। पेपर में आए या ना आए, एक अलग बात है। और मेरे पढ़ाने का तो तरीका ही ऐसा है कि उसके बाद याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर में वो चीज़ आ जाए तो आप इतना लिख लोगे कि आपका कलम नहीं रुकेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलता हूँ।
अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसकी तरफ आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, वायरलेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिकली ये हमारा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड नहीं है, ये बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वो एक फील्ड है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझा सकता हूँ ना वो ये है कि देखिए, ये जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये एक तो इनका आपस में इनका कनेक्ट होना, और फिर वो डाटा कहीं ना कहीं पे जाके क्या होता है, वो स्टोर होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो और कहीं पे जाके सेव हो, ये सारा जो प्रोसीजर है, इसके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे करंट की बात होगी। ये जो हम आम घर में, जैसे ये एक सीपीयू को आपने अपने कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, इसी तरह डिजिटल, ये तो है ही सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये जो हम मोबाइल वगैरह सारा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक का आपने नाम सुना होगा, तो वो सतह जो ज़ेरे समंदर जा रही है केबल, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। बायोमेट्रिक भी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये सारी डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो शामिल है। ठीक है, तो ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक की ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये देखें भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की एक आपके सामने वो मैंने शेप रखी है कि बिहाइंड द सीन जो है वो क्या है, कंप्यूटर अपना जो है वो वन वे और द अदर वे, या केबल के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए, ठीक है, वो आपस में क्या है, वो कनेक्ट हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, जिसके ज़रिए वो बिहाइंड द सीन जो है वो कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इसको कह सकते हैं, बाइनरी कोड 0 1 वाली फॉर्म। अच्छा, ये है जी, इसको आ जाइए मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। अगर आप कभी हार्ड डिस्क को खोलें तो उसके अंदर आपको मैग्नेट मिलेगा ना, मकनातीस मिलेगा। ये बेसिकली हार्ड डिस्क की, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, और ऑप्टिक टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, जैसे फाइबर ऑप्टिक एक केबल है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, इससे तो आप अवेयर हैं। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा ये इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाईफाई, ये वो सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, एनी ऑफ, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, व्हाट्सएवर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, वो आते हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो क्या बेसिकली इसकी आपको एक डेफिनेशन करवाई है इलेक्ट्रॉनिक की, और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखिए ना, ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपकी एक ईमेल है, तो आप उसका क्या निकाल लेंगे, प्रिंट निकाल लेंगे, तो वो आपका क्या डॉक्यूमेंट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि वो खुद से नहीं लिखा, बल्कि वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हुआ है, वो क्रिएट हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। ठीक है, जैसे ये देखना, एक ये कीपैड है, इसके ज़रिए आप अपने वो चलते हैं अभी। अब है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन एनी लेटर, नंबर, सिंबल, इमेजेस, कैरेक्टर और एनी कॉम्बिनेशन thereof in electronic form applied to, incorporated in or associated with an electronic document with the intention of authenticating or approving the same in order to establish authenticity and integrity or both। देखिए मेरी बात सुनिए कि आपने अपने सिग्नेचर जो हैं वो स्कैन करके, ठीक है, तो वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाल दिए हैं, या किसी इनपुट डिवाइस से, जैसे ये एक कीपैड है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कीपैड है, इसके ज़रिए आपने अपने सिग्नेचर किए, तो अब वो आपके कंप्यूटर में इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ गए, और अब आपने उसको क्या किया, किसके साथ अटैच कर लिया, आपने उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लिया। अब जब जब आप प्रिंट निकालेंगे, आपके साइन भी उसमें से क्या होंगे, निकलते रहेंगे, उसके साथ होते रहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अच्छा, जैसे ये देखें, ये आपके ये खुद नहीं किए हुए साइन, बल्कि ये आपने स्कैन करके अपने सिस्टम के अंदर रख लिए, और अब ये हर आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मैं आपको बता देता हूँ फ़र्क क्या है। देखिए, जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सिंपल सिग्नेचर हैं जो आपने खुद जनरेट किए हैं। जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे, उसके पीछे एक अथॉरिटी भी खड़ी होगी जो उसको वॉच करेगी कि डुप्लीकेशन ना हो जाए, इंटरनेट के ऊपर डुप्लीकेशन ना हो जाए, आपके सिग्नेचर किसी और के साथ मिक्सअप ना हो जाए, या जो देखेगी ये फैब्रिकेटेड सिग्नेचर तो नहीं है, उसको कहेंगे क्या भला, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर which is either unique to the person signing it, capable of identifying such person, created in manner or using or means under the sole control of the person using it, and attached to the electronic document to which it relates in a manner that any subsequent change in electronic document is डिटेक्टेबल। यानी पहला मेथड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसको कहेंगे कि वो बंदे ने अपने कंट्रोल में है उसके, जो उसने सिग्नेचर जनरेट किए हैं, और कोई अगर हैंकी फैंकी करेगा या उस जैसा सिग्नेचर बनाने की कोशिश करेगा तो वो फौरन क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीकेकार क्या है, प्रोवाइडेड बाय एन एक्रेडिटेड certification service provider and accredited by the certification council as being capable of establishing authenticity and integrity of an electronic document। कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है, जैसे ये जैज़ है, सॉन्ग है, व्हाट्सोएवर, ठीक है, कोई कंपनियां भी हैं, ISO इस तरह से करके कंपनियां भी हैं जो क्या करती हैं, आपके सिग्नेचर को अप्रूव करती हैं, अथेंटिकेट करती हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन उनको केयर भी करती हैं कि उसका कोई मिसयूज़ ना करे या उस जैसा कोई उसको ना बनाए, ठीक है। अच्छा, ये आई थिंक मैं कुछ ना शुरू में आपको बताना भूल गया हूँ। देखिए, बताना क्या भूल गया हूँ, ये देखें, बेसिकली कानूनी शहादत ऑर्डर का आर्टिकल था 21E, द एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर शैल बियर द मीनिंग गिवन इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। यानी ये डेफिनेशंस वो कह रहा है, कानूनी शहादत ऑर्डर का आर्टिकल है 21E, वो कहता है इनकी वही डेफिनेशन होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में होगी। और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में ये वाली जो डेफिनेशंस हैं, ये मैं अब आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ रही है, ठीक है। हाँ जी, ले आओ जाके, चलो चलो भागो फिर यहाँ से। अच्छा जाओ ना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाओ प्लीज प्लीज चले जाओ। अच्छा, सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योरिटी प्रोसीजर मीन्स a procedure which is agreed between the parties, is implemented in the normal course by a business, and which is reasonably secure and reliable, or in relation to a certificate issued by a certification service provider specified in its certification practice statement for establishing the authenticity or integrity or both of any electronic document, which may require the use of algorithm or codes identifying words and number, encryption, answer back और acknowledgement procedure, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्कीम। देखिए, ये जितने भी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके पीछे मेकर है, और वो मेकर क्या करता है, आपके साथ मिल के उसका एक सिक्योरिटी प्रोसीजर बनाता है। क्या बनाता है? सिक्योरिटी प्रोसीजर बनाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा एग्रीमेंट टू टर्म्स एंड कंडीशन, तो बेसिकली उसमें सिक्योरिटी प्रोसीजर भी जो है वो शामिल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल को अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो सबसे पहले किसको देखा जाएगा? सिक्योरिटी प्रोसीजर को देखा जाएगा कि क्या उसकी वायलेशन किसने जो है वो की है, ठीक है। तो होप के आपको, और वो जो मेकर है वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर वो जो सर्टिफिकेट जारी करेगी, वो प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो सिक्योरिटी प्रोसीजर के तहत जो सर्टिफिकेट जारी करेगा उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहेंगे, ठीक है। ले जी, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं ये डेफिनेशन। तो आपको जो है ना वो, वैसे तो हमने इनको करना है, जब हम ये आर्टिकल्स करेंगे तो उसमें ये भी हम करेंगे। एनी हाउ अभी हम इसको देख लेते हैं। एडमिशन के बारे में है, एडमिशन डिफाइंड।
एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगा हूँ। कहता है स्टेटमेंट जनरेटेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर और कंट्रोल ओवर द सेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओवर द सेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी ऊपर वो कह रहे हैं ना, एन एडमिशन इज द स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट विच सुजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। एडमिशन की डेफिनेशन कर रहा है, लेकिन वो नीचे जाके ये बता रहा है कि अगर एक शख्स ने खुद से एक स्टेटमेंट जनरेट की है और वो उसी का कंट्रोल था, तो वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगी, एक स्टेटमेंट ही होगी। आगे पहले हिस्से के मुताबिक देखेंगे वो एडमिशन है या नहीं है। तो स्टेटमेंट जनरेटेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, हमने पढ़ा है इसको। हाँ, may be attributed to the person exercising power or control over the said information system। अगर आपका लॉगिन था, आपका पासवर्ड था, आपने ही एक ईमेल की है, तो प्रिजम्पशन यही है कि वो आपने ही स्टेटमेंट किसी को भेजी है। अब अगर वो एडमिशन है आपकी तरफ से वो, तो वो फिर आर्टिकल 30 और उसकी एक्सप्लेनेशन के तहत जो है वो क्या हो जाएगी, एक स्टेटमेंट हो जाएगी और रेलिवेंट हो जाएगी, और उसको कोर्ट में क्या किया जा सकेगा, पेश किया जा सकेगा। आर्टिकल 46 है relevancy of information generated, received or recorded by automated information system। Statements in the form of electronic documents generated, received or recorded by automated while in working order are relevant facts। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था ना कि फैक्ट्स वही रेलिवेंट है जो आर्टिकल 19 से लेके 69 तक होंगे। ठीक है ना, तो फिर अगर एक फर्ज करें एक इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, तो वो रेलिवेंट टू डिस्प्यूट है, तो वो कैसे आएगी उसके अंदर, वो कैसे आएगी कोर्ट के अंदर, अगर उसके बारे में कोई रेलिवेंसी का आर्टिकल ही नहीं होगा। तो इसीलिए आर्टिकल जो है वो 46A जो है उसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अब उसके बाद opinion of expert, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or to identify of handwriting or fingerprint or as to authenticity and integrity of any electronic document। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने क्या है, डिस्प्यूटेड है। ठीक है, मेड बाय थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्किल्स। अच्छा जी, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट or in question as to identity of handwriting or finger impression or as to the functioning specification programming and operation of the information system are relevant। तो वो एक्सपर्ट जो कि उसकी प्रोग्रामिंग करना जानता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को जानता है, जो आके बता सकता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ से जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, तो वो फिर उसका ओपिनियन क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। आर्टिकल 73 है, प्राइमरी एविडेंस के बारे में है। तो कहता है प्राइमरी एविडेंस मीन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन 3 देखें। कहता है अ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन automated information system shall not be denied the status of primary evidence solely for the reason that it was generated, sent, received or stored in the electronic form if the automated system was in working order at all material time and for the purpose thereof in the absence of evidence or to the contrary it shall be presumed that the automated information was in working order at all the material times। देखिए वो कहता है कि अगर किसी ने कोई ईमेल कोर्ट के अंदर दे दी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो ये नहीं कहा जा सकता ये तो फोटो कॉपी है जी या व्हाट्सएवर है जी, तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, वो ओरिजिनल ही गिना जाएगा, उसको प्राइमरी एविडेंस ही कहा जाएगा। और बशर्ते कि उस वक्त वो सिस्टम जिसके तहत वो जनरेट हुआ था वो उस वक्त काम कर रहा था। अब देखें ना, एक रास्त एक एप्लीकेशन है या इजी पैसा है, व्हाट्सएवर है, ठीक है, उसके तहत एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो लेकिन अगर बात की जाए 1995 की, तो उस वक्त का कोई डॉक्यूमेंट ले आए, तो उस वक्त तो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम थे ही नहीं, ये वाले ट्रांजैक्शन का सिस्टम ही नहीं था, तो उस वक्त तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं। लेकिन अगर उस वक्त अगर 2023 की बात की जाए तो उस वक्त तो वो इन था, वर्किंग ऑर्डर में था वो सिस्टम, तो फिर प्रिजम्पशन यही है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या किया गया है, वो यानी ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रज्यूम किया जाएगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है। कि होप कि आपको मेरी
बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन 4 देखिएगा। A printout or other form of reproduction of an electronic document other than document mentioned in above first generated, sent, received or stored in electronic form shall be treated as primary evidence where a security procedure was applied thereof at the time it was generated, sent, received or stored। अच्छा, ये आर्टिकल ये कह रहा है, एक तो एक्सप्लेनेशन 3 में पढ़ लिया ना, वो तो फर्स्ट टाइम जब वो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ था, ये उसकी बात है। लेकिन अब अगर आगे उसकी कॉपी की जाती है, आगे उससे और एक कॉपी बनाई जाती है, ठीक है, या डिफरेंट तरीके से एक उसी की कॉपी को जनरेट किया जाता है, तो फिर देखा जाएगा कि जो सिक्योरिटी प्रोसीजर था पार्टीज के दरमियान, वो उसके बारे में क्या बोलता है। अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उस कॉपी के ऊपर, जो कि जो हमने पीछे पढ़ी है एक्सप्लेनेशन 3 में, उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है और वो सिक्योरिटी प्रोसीजर के मुताबिक है, तो उसको भी क्या गिना जाएगा, उसको भी प्राइमरी एविडेंस ही गिना जाएगा, उसको भी प्राइमरी एविडेंस ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 78, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है। If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or by a person through the use of information system where such allegation is denied, the application of security procedure to the application of the security to the signature or the electronic document must prove। ले जी, अब ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इसको साबित कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो वो कहता है इसको साबित करने के लिए वो जो सिक्योरिटी प्रोसीजर थे जिसमें एल्गोरिदम्स और कोड्स और सारा कुछ था, ठीक है, वो, ठीक है, टू दी जो कि उसके सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा था, उसको प्रूव करना जरूरी है कि जनाब हमारे दरमियान ये सिक्योरिटी प्रोसीजर जो था वो तय पाया था, और उसी की बुनियाद पे फिर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट जो है उसको कोर्ट देखेगी कि ये प्रूव हुआ। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे एक सिग्नेचर को आपने कोर्ट के सामने प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको वो जो उसका सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको भी प्रूव करना जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो ज़रूरी है। ले जी, ये हो गई वो पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी। अब 21F में है, द एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर कंटेक्ट सो एडमिटेड इंक्लूड द मीनिंग गिवन इट टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 में सर्टिफिकेट की डेफिनेशन क्या दी गई है, means a certificate issued by a certification service provider for the purpose of confirming the authenticity and integrity or both of the information contained therein of an electronic document or of an electronic signature in respect of which it is issued। देखिए, अगर आप फर्ज करें गूगल है, गूगल का के आपने गूगल से जीमेल से आपने एक मेल की है, ठीक है, तो वो फिर उसका सर्टिफिकेट भी जारी करता है गूगल, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट जो है वो किस चीज़ का जो है वो सबूत, बेशक उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सर्टिफिकेशन हो, वो किस चीज़ का सबूत होगा, उस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी तरफ से एक लायबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी या एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जनाब ये इस सर्विस प्रोवाइडर के तहत ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हुआ, वो जनरेट हुआ। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इस सर्विस प्रोवाइडर के अंडर काम कर रहा था और उसके तहत ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हुआ, वो जनरेट हुआ। तो कल को फर्ज करें एक डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक बनाना पड़ेगा, और वो तो आगे कहेगा कि जी मेरी तो लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जब उसको वो सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा कि ये देखिए ये आपका ही जारी करता है, तो फिर आगे बात शुरू होगी कि क्या वो उस प्रोवाइडर की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती। अच्छा, अब ये सर्टिफिकेशन की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आर्टिकल 85 कानून शहादत ऑर्डर का जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है, ठीक है। तो इसका आखिरी जो है अगर आप उसको देखें तो वो क्या कहता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड इन द रेस्पोरेटरी परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2002। यानी वो कहता है कि कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो अगर कोर्ट में जो है वो जमा करवाया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के तहत, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। अच्छा,
डिपॉजिटेड इन अ रेपोजिटरी का मतलब है कहीं पर जमा करवाया जाए, कोर्ट में जमा करवाया जाए, किसी अथॉरिटी के सामने जमा करवाया जाए कोई सर्टिफिकेट, और जमा करवाया जाए परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, उसके तहत। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ नॉलेज शेयर किया करें, और उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप इसका लिंक उठाएँ और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर विद सूटेबल कैप्शन लगाया करें। ठीक है, तो अगर अल्लाह ताला ने आप तक एक नॉलेज पहुँचाया तो उसको भी आगे जो है वो उसको आगे शेयर किया करें। देखिए मेरा एक पैशन है ना कि मैं लोगों को सर्व करूँ, लोगों को सर्व करूँ, तो मैं चाहूँगा मैं सबको सर्व करूँ। तो उसके लिए आप भी मेरा साथ दे सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।